असम की हेमंत सरकार ने मुस्लिम बेटियों के हक में एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम मैरिज एक्ट और डिवोर्स एक्ट खत्म कर दिया। अब ऐसे में कट्टरपंथी परेशान हो गए हैं और सरकार पर राजनीतिक फायदे जैसे कई आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये फैसला मुस्लिम बेटियों के हक में तो आखिर कट्टरपंथी क्यों परेशान हो गए। इसके अलावा ये भी सवाल बनता है कि मुस्लिम मैरिज एक्ट तो खत्म हो गया, तो क्या अब यूसीसी का नंबर है। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हैं। इस पर बहस को हम आगे लेकर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म होने से क्या असर पड़ने वाला है, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो। आइए आपको बताते हैं, असम मुस्लिम मैरिज एक्ट डिवोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में अस्तित्व में आया था। यानी यह कानून आज़ादी से पहले का है। यह कानून वर्तमान में मुस्लिम विवाह और तलाक के स्वैच्छिक पंजीकरण की सुविधा देता है। इस कानून के मुताबिक शादी और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, मतलब शादी के लिए मौजूदा मानदंडों का खुला उल्लंघन था। रजिस्ट्रेशन करवाने में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष हो या पुरुष की उम्र 21 साल। सरकार ने ऐसे विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार नियुक्त किए थे। नियमों की अनदेखी से बाल विवाह की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी, जिससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलता जा रहा था। अब आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि इस कानून के खत्म होने से क्या बदलने वाला है, यानी बदलाव क्या आएगा, इसके मायने क्या है। असम सरकार के इस फैसले के बाद अब मुस्लिम निकाह या तलाक का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कम उम्र में विवाह इस कानून के तहत मान्य था, जो अब नहीं रहेगा, और इससे बाल विवाह पर रोक लगेगी। मुस्लिमों में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह नहीं होता था, अब होगा। सरकार के इस निर्णय के बाद अब मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन का अधिकार कमिश्नर और रजिस्ट्रार को होगा। मुस्लिम रजिस्ट्रार के पास मौजूदा वक्त में अब तक के जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो सरकार अपने कब्जे में लेगी, और इस एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार्स भी हटा दिए गए। उन्हें 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। असम कैबिनेट ने ऐसे वक्त में ये फैसला लिया है जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में इसके राजनीतिक मायने को भी समझना जरूरी हो जाता है। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक असम की कुल आबादी है 3.12 करोड़, जिसमें हिंदू हैं 61.47% और मुस्लिम हैं 34.22%। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें 6 मुस्लिम बहुल है, यानी इन सीटों में हार जीत में मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। इन सीटों के नाम धुबरी, बारपेटा, नागांव, कोलियाबोर, करीमगंज और सिलचर है। अगर विधानसभा की बात की जाए तो राज्य की कुल 126 में से 30 सीटें मुस्लिम वोट निर्णायक वहां पर हैं। असम के 27 जिलों में 18 हिंदू बहुत ज़्यादा आबादी है, मतलब वहाँ पर बहुल जो आबादी है वो हो जाती है हिंदुओं की, और राज्य में कुल 2 मुस्लिम सांसद हैं। और इसी हम पूरे मुद्दे को चर्चा में शामिल करने के लिए खास मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त लेकर आए हैं। हमारे ज़बरदस्त पैनलिस्ट से मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव उनियाल वकील हैं, हमारी डिबेट्स का हिस्सा बनते रहते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस जामिया मिलिया इस्लामिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही सैयद जव्वाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। इसके अलावा दानिश कुरैशी नेता हैं AIMIM के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सैयद जव्वाद, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, इस कानून से समस्या क्या है, परेशानी क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए क्या है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं उसके ऊपर आप जो हैं लगातार हमला कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 और 30 से लेकर के जितने फंडामेंटल राइट दिए हैं उनके अंदर ये मदाखलत है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे शादी करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सरकार को ये हक बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता कि वो किसी के कल्चर के अंदर मदाखलत करे, उनकी रीति रिवाज के अंदर मदाखलत करे। और दूसरी चीज़, ख़ास तौर से आप माइनॉरिटीज़ के लिए ही बात क्यों करते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए क्यों लेकर के आते हैं। फिर आप यूसीसी का जब इसको एग्जाम्पल और नज़ीर के तौर पे देखते हैं कि सबको बराबर का कानून होना चाहिए, फिर आप कहते हैं उधर से आदिवासी लोग जो हैं वो इसके अंदर आएंगे नहीं। सेम असम के अंदर भी यही कर रहे हैं। देखिए हिमंता विश्व शर्मा की जो ज़मीनी हकीकत है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डामाडोल है। हो सकता है 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद हिमंता विश्व शर्मा जो है वो चीफ मिनिस्टर ही ना रहे, बदल दिया जाएगा। जैसे गुजरात के अंदर बदले गए, जैसे जो है दूसरी जगहों पे बदले भारतीय जनता पार्टी ने बदल दे, क्योंकि वैसे भी वो कांग्रेस छोड़ करके आए थे और परफॉर्मेंस वाइज अच्छे। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसीलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए हिमंत बिस्वा शर्मा
सीएम रहे अथवा ना रहे, इससे इस कानून का क्या मतलब है? नहीं, वो अगर अपने आप कानून किसी भी पक्ष की भलाई के लिए बनाया जा रहा है, उसमें ऐतराज क्या है? नहीं, अगर बाल विवाह पर रोक लगती है, अगर बाल विवाह को लेकर नियम कायदे सख्त होते हैं, तो इसमें किसी भी पक्ष को ऐतराज क्यों होना तो चाहिए? ये बाल विवाह के लिए कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए लेकर के आएंगे क्या? आप करिए सबके लिए। क्या मुसलमानों में ही बाल विवाह होता है? चलिए तो बात कर लीजिए, आज भी कानून बना हुआ है ना। चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। सुनिए नहीं, मेरी बात सुनिए। दहेज लेना और देना दोनों गलत है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर नहीं, शादियों में दहेज अब बात सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए बात। संजीव उनियाल जी को ले आती हूँ मैं चर्चा में। संजीव उनियाल जी, ये बात तो सही है, सिर्फ बाल विवाह ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम पक्ष में भी होते हैं, हिंदू पक्ष में भी होते हैं, तो सैयद जवाद की दलील आपको कहां तक सही लगती है? देखिए, मैं पहले कानून की बात करूंगा। ना ज्येष्ठा ना कनिष्ठा स उद्बोधो अमध्यमासो, ऋग्वेद। वो कहता है ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और इवन मजे की बात देखिए, ना कोई प्रीति मध्य में है। इट मींस सब बराबर है। और कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन जब हुआ तो इसी बेस पर हुआ कि सब एक बराबर है। अभी आर्टिकल्स की बात करते तो उनको बताना चाहता हूं कि 19, 18, 21 आर्टिकल कहता है समानता का अधिकार, जेंडर के बेस पे, किसी की जाति के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, भाषा के बेस पे। आप किसी को अधिकार नहीं देते कि रजिस्ट्रार सिर्फ एक खास धर्म के लोगों का हिसाब किताब रखेगा, उनकी शादी का हिसाब किताब रखेगा, उनके एडॉप्शन का रखेगा, उनके विल का रखेगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक जाति समाज को छोड़ के बाकी सबका रखेगा। अरे भैया क्यों रखेगा? सबके साथ एक जैसा कानून क्यों नहीं, एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं? वो भी तो ये कह रहे हैं प्रीति। संजीव उनियाल जी, मैं आपको भी इंटरप्ट करूंगी। देखिए, उनका जो बुनियादी सवाल है वो ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये जानबूझकर मुस्लिम्स को ट्रिगर करके बनाया जा रहा है। बाल विवाह ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष में होता है दूसरे पक्ष में नहीं होता है। उस पर आप जवाब दीजिए। उसका जवाब मैं आपको क्लियर देता हूं। 1956 में सबसे पहले हिंदुओं ने रिफॉर्म करके चाइल्ड मैरिज एक्ट और सती प्रथा, इन सब प्रथाओं को उसी टाइम डिसॉल्व कर दिया था। इसीलिए इतनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। हिंदू सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव क्यों है? और मुस्लिम भी हमारे पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए उनको भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। तो उसके लिए कानून बन रहा है। तो क्यों नहीं खोलते? परंतु आप शिक्षा के ऊपर बजट नहीं बढ़ाते, शिक्षा में नहीं खर्च करते। अपनी दुकानदारी मुस्लिम बस्तियों के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, आप वहां हॉस्पिटल खोलिए, आप स्कूल खोलिए। ना स्कूल खोलते हैं ना अच्छे हॉस्पिटल खोलते हैं, दिन रात के तरीके से व्यवहार होगा। नफरती बातें करते हैं। हिमंता कानून के साथ कानून की तरह बात होगी। महंगाई, अरे भैया उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हो ना कोर्ट में जाके। अरे अब तक आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि गरीब मुसलमान गरीब ऐसा ही रहे, मुसलमान ऐसी पछताता रहे, मुस्लिम लड़कियां ऐसे ही जो है बिना पढ़ाई के रह जाए, मुस्लिम लड़कियों को किसी भी तरह के कानूनी हक ना मिले। यही चाहते हैं आप, सबको मिले। यही चाहते हैं। सबके लिए कॉमन कानून होना चाहिए। उनियाल जी, मुझको ये बताइए, पहले जो शादियां होती थी कि रजिस्टर्ड होती थी नहीं? अरे आप ये बताओ, पुरानी बातें करते हो। पहले में कानूनी दायरे के अंदर होती,